आज शुक्र के राज्य संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे कि शुक्र ने राज्य के बारे में क्या विचार दिए। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में शुक्राचार्य का महत्वपूर्ण स्थान है। शुक्राचार्य को शुक्र के नाम से भी जाना जाता है। शुक्राचार्य ने शुक्र नीति जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। शुक्र नीति में राजनीतिक चिंतन के सभी पक्षों के बारे में बताया गया है। इसमें राजा, उसके गुण, राजा के कर्तव्य, राजा की दिनचर्या, राज्य के प्रयोजन, राज्य का कार्यचित्र, राजसत्ता पर नियंत्रण, दंड व न्यायिक प्रक्रिया, सामाजिक व्यवस्था, अंतर्राज्य संबंध आदि अनेक विषयों का विवेचन किया गया है। शुक्र ने अपने ग्रंथ शुक्र नीति में राज्य की उत्पत्ति के बारे में कोई विस्तृत विवेचन या उल्लेख नहीं किया है। राज्य की उत्पत्ति के बारे में शुक्र ने न तो पूर्व के राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों का खंडन किया है और न ही उन्होंने पूर्व के राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहा है। अर्थात उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहकर राज्य की उत्पत्ति के प्रश्न को प्राय उपेक्षा ही की है। लेकिन शुक्र ने अपने ग्रंथ शुक्र नीति में राज्य को एक स्वाभाविक तथा अनिवार्य संस्था माना है तथा प्रजा की रक्षा और उन्नति के लिए राज्य को आवश्यक माना है। राज्य के अस्तित्व का आधार प्रजा की रक्षा, उसका हित एवं प्रजा की उन्नति है और शुक्र का विचार है कि राज्य के द्वारा प्रजा की भौतिक उन्नति तो होती ही है, लेकिन राज्य को प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए भी आवश्यक माना है कि राज्य के द्वारा व्यक्ति का, समाज का भौतिक उत्थान तो होता ही है, लेकिन व्यक्ति और समाज के नैतिक उत्थान के लिए भी राज्य अति आवश्यक है। शुक्र नीति में राज्य को इस संसार के अभ्युदय का आधार माना है तथा राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य की तुलना चंद्रमा से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार चंद्रमा समुद्र की वृद्धि करता है, उसी प्रकार राज्य लोगों के अभ्युदय का मूल आधार है। शुक्र नीति में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का भी उल्लेख किया गया है। जिस प्रकार मनु ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया, कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया, उसी प्रकार शुक्र ने भी शुक्र नीति में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया है। शुक्र नीति में राज्य के ये 7 अंग हैं: राजा, मंत्री, मित्र, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना। इन 7 अंगों में राजा को महत्वपूर्ण माना है। शुक्र ने राज्य के इन 7 अंगों की तुलना मानव शरीर से करते हुए राज्य के सावयव स्वरूप को व्यक्त किया है। उन्होंने राजा को मस्तक या सिर के समान बताया है, मंत्री को आंख के समान माना है, मित्र को कान के समान, कोष को मुख के समान, सेना को मन के समान, दुर्ग को दोनों हाथों के समान और राष्ट्र को दोनों पैरों के समान माना गया है। शुक्र नीति में राज्य के अस्तित्व का आधार प्रजा की सुरक्षा और प्रजा की उन्नति को माना है कि राज्य के अस्तित्व का आधार है वो प्रजा की सुरक्षा है, प्रजा की उन्नति है तथा प्रजा का हित, रक्षा, भौतिक सुरक्षा तथा नैतिक उत्थान करना राज्य का उद्देश्य है। शुक्र नीति में शुक्र ने राज्य व राष्ट्र को अलग अलग माना है तथा दोनों में भेद भी बताया है। अब शुक्र के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र, कि शुक्र ने राज्य का क्या कार्य क्षेत्र बताया है, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। शुक्र ने अपने ग्रंथ शुक्र नीति में राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तार से उल्लेख किया है। उन्होंने राज्य को एक अनिवार्य व स्वाभाविक संस्था बताते हुए कहा है कि राज्य का कार्य क्षेत्र व्यापक है। राज्य को वे सभी कार्य करने चाहिए जो प्रजा के हित के लिए,
आवश्यक हों, उनका राज्य लोक कल्याणकारी कार्यों को करने पर बल देता है। कि जो शुक्र का राज्य है वो लोक कल्याणकारी कार्यों पर बल देता है और उनका मानना है कि राज्य को प्रजा के सर्वांगीण विकास व उन्नति के लिए सभी कार्य करने चाहिए। राज्य को प्रजा की भौतिक सुरक्षा तो करनी ही चाहिए, साथ ही प्रजा की उन्नति व भलाई के लिए, व्यक्ति के जीवन के लिए आर्थिक, नैतिक, सामाजिक पक्षों के क्षेत्र में भी राज्य को कार्य करना चाहिए। शुक्र ने शुक्र नीति में राज्य के कर्तव्यों के 8 प्रमुख क्षेत्रों को बताया है कि दुष्टों का निग्रह, प्रजा की रक्षा, प्रजा का परिपालन आदि संपन्न करना, न्यायपूर्वक कोष का अर्जन, राजाओं से कर वसूल करना, शत्रुओं का मान मर्दन करना तथा निरंतर भूमि का अर्जन करना, ये शुक्र नीति में बताया गया है। इस प्रकार शुक्र ने अपने ग्रंथ शुक्र नीति में राज्य के कार्यक्षेत्र को व्यापक बताया है। उन्होंने शुक्र ने प्रजा की रक्षा करना राज्य का प्रमुख कार्य बताया है कि राज्य का सबसे प्रमुख कार्य वो है प्रजा की रक्षा करना। उन्होंने प्रजा की सुरक्षा पर बल देते हुए कहा है कि राजा को धर्म का पालन करते हुए दंड शक्ति का न्यायपूर्वक पालन करते हुए दंड के द्वारा समाज के दुश्मनों, चोर, डाकुओं को दंड देना चाहिए। इन दुष्ट, चोर, डाकुओं से समाज के लोगों की रक्षा करनी चाहिए तथा समाज के सज्जन व सद्गुणी लोगों की इन दुष्टों से पूरी तरह से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जो राजा धर्म का पालन नहीं करता है वह राजा अपने आप समाप्त हो जाता है। प्रजा की रक्षा के प्रति अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति न करने वाला राजा का भी नष्ट होना निश्चित है। उन्होंने कहा कि जो राजा अपने धर्म का पालन नहीं करता है, प्रजा की रक्षा नहीं करता है, ऐसे राजा का नष्ट होना निश्चित है। इसलिए राजा को अपने धर्म का पालन करना चाहिए और प्रजा की पूरी तरह से सुरक्षा करनी चाहिए। इसलिए शासक का यह कर्तव्य है कि राज्य में दुष्टों, अपराधियों, चोर, डाकुओं को पनपने नहीं दिया जाए, उनको उचित दंड देकर इनसे प्रजा की रक्षा करे। अगर शासक प्रजा की सुरक्षा के प्रति उदासीन रहता है तो इससे प्रजा में शासक के प्रति विरोध का भाव पैदा होता है। इसलिए प्रजा का विश्वास जीतने के लिए प्रजा को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। ये शुक्र का विचार है। उन्होंने कहा कि शुक्र ने राज्य के कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन किया है कि प्रजा रक्षा करना तो उसका प्रमुख उत्तरदायित्व राज्य का है, इसके साथ साथ राज्य को लोक कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। उन्होंने राज्य के सीमित कार्य क्षेत्र व हस्तक्षेप की धारणा को स्वीकार नहीं किया है। वह राज्य के कार्य क्षेत्र के व्यापक व लोक कल्याणकारी स्वरूप पर बल देता है। शुक्र ने राजा को परामर्श दिया है कि वह स्वयं के सुख के लिए प्रजा को कष्ट न दे, वह उदारता का व्यवहार करे तथा समाज के गरीब, दीनहीन, निसहाय जनता का पालन करे। उन्होंने कहा कि जो शासक जनता को कष्ट देता है, दुखी करता है, ऐसे राजा का नष्ट होना निश्चित है। उन्होंने अपनी पुस्तक शुक्र नीति में विभिन्न प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्य करने पर बल दिया है। राज्य के कल्याणकारी पक्ष का मनु व कौटिल्य ने भी वर्णन किया है, लेकिन शुक्र ने राज्य के कल्याणकारी पक्ष का व्यापक व विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य को सरोवर, तालाबों, कुओं, बावड़ी, धर्मशाला, मठ, मार्गों, गलियों, मंदिरों आदि का निर्माण करना चाहिए एवं इनका रखरखाव भी करना चाहिए और राज्य की सेवा में कार्य करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए आवासों का निर्माण करना चाहिए और बाजारों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि व्यापारिक कार्य सुगम हो सके। यात्रियों के लिए
निवास के लिए धर्मशालाओं का निर्माण करना चाहिए। शासक से अपेक्षा की है कि प्रजा के उपयोग हेतु ग्रामों और नगरों के सौंदर्यीकरण के लिए तालाबों, जलाशयों के निर्माण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्मशालाओं में ठहरने वाले यात्रियों, जो यात्री धर्मशाला में ठहरना चाहते हैं, रुकना चाहते यात्रियों तरह उनकी संपत्ति आदि की चोर डाकुओं से सुरक्षा करना शासक का दायित्व है। शुक्र नीति में पर्यावरण सुरक्षा पर बल दिया है तथा शासक का महत्वपूर्ण दायित्व माना गया है। राज्य के द्वारा आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए सड़कों का निर्माण करवाया जाए, व समय समय पर उनकी मरम्मत कराई जाए तथा नदियों में पुलों का निर्माण किया जाए और नदियों में नौकाओं व जलयानों की भी व्यवस्था करें और राजमार्गों पर यात्रा करने वाले यात्रियों के जान माल की रक्षा करें, ये कार्य बताएं। शुक्र ने अर्थव्यवस्था व आर्थिक गतिविधियों के प्रबंधन व नियमन को राज्य का आवश्यक दायित्व बताया है। राज्य का द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए व्यापार व वाणिज्य के क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए। कम तोलने, पदार्थों में मिलावट आदि पर नियंत्रण लगाना चाहिए। शुक्र ने शुक्र नीति में बिना राज्य की अनुज्ञा प्राप्त किए युद्ध, कीड़ा शिकार करने व शस्त्र धारण करने का निषेध किया गया है कि अगर कोई युद्ध, कीड़ा करता है, शिकार करता है, शस्त्र धारण करता है तो उसके लिए सबसे पहले राज्य से अनुमति लेनी चाहिए, अनुज्ञा लेनी चाहिए। शुक्र ने विचार व्यक्त किया कि गौ, गज, अश्व, ऊंट, भैंस आदि पशुओं, रत्न, स्वर्ण, चांदी आदि धातुओं, मादक द्रव्य आदि पदार्थों के क्रय विक्रय आदि व्यवसायों का राज्य द्वारा विनियमन करने की अपेक्षा की है तथा उपर्युक्त गतिविधियों के लिए राज्य की अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। उन्होंने शुक्र ने प्रजा को न्याय प्रदान करना राज्य का प्रमुख कार्य माना है कि न्याय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो निष्पक्ष हो तथा समस्त प्रजा को बिना किसी भेदभाव के न्याय मिल सके, कि उन्होंने न्याय व्यवस्था पर बल दिया है और राज्य का प्रमुख कार्य भी माना है और निष्पक्ष न्याय की बात की है। और शुक्र का मानना है कि न्यायशील राजा प्रजा को धर्म, अर्थ, काम के त्रिवर्ग की सिद्धि में सहायक हो सकता है। शुक्र ने सामाजिक व्यवस्था का नियमन तथा सामाजिक जीवन में धर्म और नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करना राज्य का दायित्व माना है। शुक्र ने एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है कि प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। शासक को प्रशासनिक तंत्र पर नियंत्रण रखना चाहिए, जो प्रशासन तंत्र है उस पर शासक का पूर्ण रूप से नियंत्रण हो, जिससे प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी अपना कार्य ईमानदारी से कर सकें तथा प्रजा को कष्ट नहीं पहुंचाएं। शुक्र ने राजा को परामर्श दिया है कि वह अंतर राज्य संबंधों का संचालन इस प्रकार से करे कि प्रजा के कल्याण व सुरक्षा को अधिक से अधिक सुरक्षित किया जा सके। राज्य को अनावश्यक युद्ध नहीं करने चाहिए। राष्ट्र हित को सर्वोच्च महत्व देते हुए परराष्ट्र संबंधों का संचालन करना चाहिए। इस प्रकार शुक्र ने शुक्र नीति में राज्य के कार्य क्षेत्र को व्यापक माना है तथा एक लोक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप का प्रतिपादन करता है।